जैसे ही आप ये शब्द सुनते हैं पावर, क्या नजर आता है आपको? आप कहेंगे कि पावर तो हम पॉलिटिकल पोजीशंस में देखते हैं पावर, या फिर पैसा, जिसके पास पैसा है उसके पास कंट्रोल होता है सिस्टम पर। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो थॉट प्रोसेस को शेप करता है सोसाइटी की, एक्चुअली वहां से भी पावर फ्लो होती है। एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट और कॉमेडियंस, सेटायर्स, इनका एक अद्भुत संबंध रहा है। यानी कि हमेशा से जो ताकत में रहते हैं वो चाहते हैं कि कुछ कवि, कुछ लेखक उनके बारे में लिखें, और हमेशा समाज में कुछ ऐसे कॉमेडियन, सेटायर्स भी रहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लिखते हैं। और ये आज की बात नहीं, हमेशा से होता रहा है, और अल्टीमेटली वहीं से पावर फ्लो होती है। यहां पर जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एक तरफ वो आजादी की अनुभूति भी कराता है कि ये तो होना ही चाहिए, दिस इज एसेंशियल, क्योंकि ये प्रकृति ने हमें दिया है। ये सरकार ने हमें बोलना नहीं, अधिकार नहीं दिया, सोचने का अधिकार नहीं दिया, ये तो प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है। गवर्नमेंट इज देयर टू प्रोटेक्ट इट। लेकिन बात यह ना, बैलेंस भी तो बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आजादी है तो दूसरी तरफ डर भी है। तो आप कहेंगे अच्छा, डर डर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वालों को होगा ना, नेताओं को होगा, क्योंकि कॉमेडियन उस पर सटायर करेगा तो उनको डर होगा। लेकिन केवल ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं सटायर से आज आपको कई एग्जांपल्स के थ्रू पता लगेगा कि कैसे रिवॉल्यूशंस भी आए हैं, कैसे तख्ता पलट हुए हैं, कैसे सर कलम भी हुए हैं। और इस वजह से जो पॉलिटिकल क्लास होती है, पावरफुल क्लास होती है, वो बहुत संजीदा हो जाती है जब एक क्रिटिकल आइडिया, यानी कि जब उनके खिलाफ कोई आइडिया पॉपुलर होने लगता है। एक समय पर ये कुछ कविता जो लिखी जाती हैं उसके थ्रू पॉपुलर होती थी, सुनाई जाती थी, पॉपुलर होती थी, लेकिन नाउ वी आर लिविंग इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। तो अब ऐसी कविताओं का जो इंपैक्ट है वो भी कुछ तेज हो सकता है। आपको नहीं लगता कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ है? इंटरनेट की दुनिया है, कविता लिखी गई, सुनाई गई, डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी के तरफ इंडिकेशन था, तो फाइनली हमने देखा कि कुछ काउंटर एक्शन भी होने लगा। लेकिन अब सवाल यह है कि ये फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है कि नहीं? तो कितना फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो सकता है, कहां सही कहां गलत, क्या है मुद्दा? देखिए, फ्रीडम की बात है। पहली बात तो फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्यों? तो देखिए, एक स्टेटमेंट है कि किसी भी देश को आपको पहचानना और रैंकिंग देनी हो, तो आज के समय में आप इस बात पे भी दे सकते हैं कि किस तरह के राइट्स वहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यही अधिकार है जो आपके जीवन को पूर्ण बनाता है। जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोई काम थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे हैं आप? जब तक स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होगा तो दूसरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो कुछ कोर्स करेक्शन नहीं होगा, कुछ सही नहीं होगा जो गड़बड़ है ऑलरेडी समाज में, किसी पॉलिसी में, किसी भी तंत्र में। और जब तक सही नहीं होगा तो आपका, हमारा, सबका जो एरिया ऑफ यू कैन से वर्क है, जो बेटर हो सकता है वो नहीं बेटर होगा। कहीं ना कहीं यू कैन से जो सिस्टम में खामियां हैं वो ऐसी ही चलती रहेंगी। प्लस एक और बात बता दूं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का तो जिक्र होता है कि हाँ, स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके लिए जरूरी है। लेकिन आपको ये लगता कि कॉमेडियन की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी भी यूज होना चाहिए? ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उनका प्रोफेशन है, और उनको पता है कि भाई लोग मुझे पसंद करेंगे एक खास वजह से, और वो वजह है कि जिन पर्सनालिटीज को अछूता माना जाता है, नेगेटिव सेंस में नहीं, ये उस सेंस में बात चल रही है कि भाई उनको छुआ नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। तो हर एक समय में ऐसे कॉमेडियन हुए हैं, उन्होंने उन पर्सनालिटीज पर कमेंट किया है, और जिससे पब्लिक में कॉन्फिडेंस आ गया है। जो पब्लिक उनसे परेशान थी या उनके क्रिटिक रखती, उनको लगता है कि चलो यार, हमारी एनर्जी चैनलाइज हो रही है इसके थ्रू। अब इससे उस कॉमेडियन का काम चल रहा है, तो कॉमेडियन तो ये कहेगा ना कि यार, मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं, मेरा तो प्रोफेशन भी जा रहा है। तो यानी कि यहां पर दो फंडामेंटल राइट हैं जिसका हम यहां पर चैलेंज देख रहे हैं। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करता है, लेकिन अभी लास्ट में आपको एग्जांपल में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, और फिर आपने देखा होगा कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इजराइल का एक्शन गाजा में जो हुआ था वो गलत था, वो तो इजराइल ने जेनोसाइड किया है। तो ऐसे कई जो इमिग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दमन है वो तो वहां पर भी हो रहा है। अब स्पीच और साइलेंस ये दोनों कनेक्टेड हैं, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन का अधिकार है वो ये भी कनेक्ट करता है कि हाँ, चुप रह सकते हैं, लेकिन भाई बोल कितना सकते हैं और कैसे सकते हैं? तो देखो, हमेशा से ना ह्यूमर में एग्जेजरेशन पार्ट रहा है।
यानी कि ह्यूमर को कभी लिटरली नहीं लिया जाता, लेकिन वो लिटरली से ज्यादा फिर इंपैक्ट भी लेकर आ जाता है। उसमें आयरनी रखी जाती है, कटाक्ष किया जाता है, एग्जेजरेशन समझते हैं ना, हमेशा थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। अब इनका कहना है कि यार इंडिया में क्रिएटिव लिबर्टी तो सप्रेस हो रही है। इससे पहले एक और शो था, आपको कुछ याद आ रहा होगा, जिस पे हम डिबेट भी लेकर आए थे, मैं और अमित किलोर सर की डिबेट थी एक, मिल जाएगी आपको उस पर। तो कहने का मतलब है कि ये तो कह रहे हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी जा रही है। अब जरा हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, फिर मॉडर्न तक अभी तक कनेक्ट करते लाएंगे। देखिए एंशिएंट टाइम में ये कवि हुए वहां पर, मतलब सेटायर करते थे ये एरिस्टोफेन्स। तो उस समय की जो एथेंस की सोसाइटी थी, उसमें जो रूलिंग क्लास थी वो करप्ट थी, उससे केवल अपनी पड़ी हुई थी। इवन जब एथेंस की लड़ाई हुई स्पार्टा के साथ, तो एथेंस की रूलिंग क्लास ने करप्शन करके इवन अपने ही देश को हरवा दिया स्पार्टा से। तो ऐसे में आपको ही लगता ऐसा सेटायर, ऐसा क्रिटिसिज्म जो है वो वहां की जनता को जगाने के लिए जरूरी था? और उस समय पर भी जिन्होंने क्रिटिक की बात करी, चाहे वो एरिस्टोफेन्स हो या फिर सोक्रेटिस हो, तो सोक्रेटिस को तो जहर का प्याला पीने तक की सजा दे दी थी। ये था आलम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, राइट। तो यानी कि सेटायर अल्टीमेटली पब्लिक ओपिनियन को शेप कर रहे थे। तो वहां पर जो रूलिंग क्लास थे उसको लगा कि यार ये तो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, हमारे पास जो ताकत है उसको तो जाने का डर उनके अंदर आ गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आ रहा है कुछ आपको? मैरी एंटोनेट, इनके खिलाफ कितने सारे कार्टून बनाए गए जिसमें शो किया गया कि भाई ये तो लग्जरीज में रह रही हैं, और जो फ्रांस की आम जनता है उसका तो शोषण हो रहा है। तो आम जनता के अंदर वो जो गुस्सा था वो इनके खिलाफ और ज्यादा भड़कने लग गया था। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, गुलेटिन हो गया, सर इनका अलग कर दिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप हिस्ट्री में ये बात पढ़ते हैं। तो आपको याद आ रहा है, कनेक्शन बन रहा है कि क्यों हमेशा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा संजीदा रहता है कि भाई क्या बोला जा रहा है, कितना पॉपुलर हो रहा है। तो अगर पॉपुलर हो रहा है उससे पहले से ही उसको रोक दो। क्योंकि ऐसी कैथोलिक चर्च, जब हम मिडिवल टाइम से मॉडर्न टाइम की तरफ जाते हैं, तो उस मिडिवल से मॉडर्निटी के बीच में कितने सारे आर्टिस्ट, जिसमें मतलब जो लिटरेचर का पार्ट थे या कुछ पेंटिंग्स बनाते थे, उनके थ्रू उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया कि भाई वाई सो मच पावर इज गिवन टू कैथोलिक चर्च। यहां पर करप्शन है, यहां पर सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन भी कई जगह होता है। तो ऐसी बातें जब खुलकर लिखी जाने लगी जो पहले लिखी नहीं जाती थी, तो एक बड़ी क्लास में हिम्मत आ गई। और उसके बाद हमने देखा कि चर्च का जो रोल है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट में दखल का, वो कुछ कम होने लगा और एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आप देख रहे हैं क्रिटिसिज्म करने में, सटायर में इतनी बड़ी ताकत होती है। ताकत केवल पोजीशन और पैसे में नहीं है। मैंने क्या कहा था, पब्लिक ओपिनियन को आप कैसे शेप कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है, राइट। और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप देखिए, हमेशा से कोर्ट में कुछ ऐसे पोएट्स रखे जाते थे जो महिमा मंडन करें। आपको नहीं लग रहा कि आज भी ऐसा टूल यूज होता है? भाई आज का जमाना अलग है, आज का जमाना क्रिएटर का है, सोशल मीडिया का है। तो हर एक स्टैब्लिशमेंट चाहेगा कि भाई ऐसे जो क्रिएटर हैं जो सपोर्ट में बात कर रहे हैं, उसी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट में कंटेंट को दे रहे हैं, जिससे कि अल्टीमेटली मासेस की जो साइकोलॉजी है, जो ओपिनियन है, वो शेप हो रही है। तो डेफिनेटली एवरी स्टैब्लिशमेंट नीड्स दैट, है कि नहीं? ऐसे उस समय पर कहा जाता था प्रशस्तीज, जो किंग का महिमा मंडन करते थे और जो किंग का रूल है उसको लेजिटिमाइज करते थे, ये जो किंग कर रहा बिल्कुल सही कर रहा है। जैसे हरिसेन, समुद्रगुप्त का पीरियड, अभी तक हम इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शंस देखते हैं वहां पर देखते हैं कि कैसे विक्टोरियस रूलर थे समुद्रगुप्त। अमीर खुसरो, राइट, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। तो और ऐसा नहीं है कि क्रिटिक नहीं थे, उस समय पर भी थे। जैसे कि ये मृच्छकटिका, ये एक पॉलिटिकल सटायर है करप्शन को लेकर। अब इस स्टोरी में सोचिए, उस समय पर ये स्टोरी बता रही है एक शेफर्ड के बारे में, कैसे एक शेफर्ड सिस्टम के करप्शन से परेशान हो जाता है, लोगों को एक साथ लाता है और फिर एक पॉलिटिकल टर्मोइल आता है जिससे सिस्टम जागता है। तो अब ऐसा नहीं है कि वाकई किंग को हटा दिया गया था, लेकिन इस पॉलिटिकल सटायर से कम पब्लिक जागी कि हाँ जो गलत है वो गलत है। तो कई बार ये जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है ये लोगों को जगाती है कि हाँ तुम जो परेशानी देख रहे हो उनके ये कारण भी हैं। तो ये हमेशा से होता आया है। जैसे ब्रिटिश टाइम में तो ऐसे कार्टून्स का इस्तेमाल किया जाता था कि जैसे वायसराय किस तरीके से भारत और भारत को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स की बेइज्जती कर रहे हैं, जिससे नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस आ सके, राइट। ऐसी एंटी सीए के दौरान भी आपने कुछ ऐसे प्रोटेस्ट देखे, कई कविताएं लिखी गई, जैसे कागज नहीं दिखाएंगे। फिर कहा गया कि आप सब भी सोशल मीडिया पर ऐसी
पोइट्री का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको नहीं लगता कि एक जो गवर्नमेंट सिस्टम है, कोई लॉ है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके खिलाफ एक पॉपुलर वॉइस भी इससे बनती है। ऐसी कुछ प्रोटेस्ट आपने इससे पहले भी देखे, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का जो प्रोटेस्ट था, उसके बाद फार्म बिल्स को वापस लेना पड़ा, वहां पर भी कितनी सारी कविताएं, अगर आपको याद हो, एक किसान एंथम करके भी सॉन्ग बना था, आई थिंक 2 सॉन्ग बने थे किसान एंथम करके, और वो काफी पॉपुलर हो गए थे। अब पॉइंट ये है कि जो इसको रिलीज कर रहा है वो अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसके थ्रू ला रहा है, और इंटरनेट हाइपर कनेक्टिविटी और हमेशा से पॉप कल्चर जो है, पॉप का मतलब जो पॉपुलर है, कल्चर वो जो टूल्स हैं, जो लोग जिससे ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, तो वो लोगों के ओपिनियन को शेप करता है, और अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो उस समय के गवर्नमेंट पर पड़ता है। जैसे पीपली लाइव, आपको नहीं लगता है इंपॉर्टेंट टूल था ये? तो जैसे मूवी दिखा रही है कि किस तरीके से फार्मर सुसाइड को इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल क्लास, कैसे मीडिया जो है केवल अपने टीआरपी के लिए गांव में आ जाती है। आई थिंक काफी लोगों को याद होगा, जिनको याद है जस्ट मेंशन कि आपको याद है, और फिर उसके बाद जैसे ही उनका एजेंडा पूरा हो जाता है सब गायब हो जाते हैं, और फिर वो वहीं का वहीं हो जाता है गांव। तो ऐसे सटायर आपको नहीं लगता समाज में जरूरी है थोड़ा और ज्यादा कॉन्शियसनेस फैलाने के लिए? अब जिन रेजिम्स में ये ओपननेस नहीं होती, आप कहेंगे उनका क्या है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ फॉर्म में सटायर आते हैं। कुछ लोग जो खुलकर बोलते हैं वो फिर मिल नहीं पाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो रिप्रेशन है, कई बार कहा जाता है कि रिप्रेशन एक्चुअली क्रिएट्स न्यू फॉर्म ऑफ डिफॉर्मिटीज। और किसी मतलब जो जैसे चाइना है, तो चाइना में आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी तरह का सटायर नहीं होता होगा। कई नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट यू कैन से आइडियाज ऑफ सटायर होते हैं, जिसमें सीधे सीधे मुकाबला सीसीपी से ना करें, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को जिसमें आप सुधार कराना चाहते हैं, तो उन पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करके उन पर फोकस लाएं, जिससे कि सीसीपी जो स्टैब्लिशमेंट है, या फिर नॉर्थ कोरिया में ज़्यादा मुश्किल लगता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन उन पर भी मतलब फोकस लाया जाता है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो कितने बंधे हुए हैं, कितने खुले हुए हैं, ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, लेकिन सटायर का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता आया है। और एक और पार्ट है, मतलब ये जो वल्नरेबल सेक्शन है, ये शो करते हैं कि यार दिस सेक्शन इज वल्नरेबल, यू आर नॉट लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ये भी कहा जाता है कि अपने आप में सेफ्टी वॉल थियरी भी है। आप कहेंगे सेफ्टी वॉल थियरी कैसे हो गई है? सेफ्टी वॉल का मतलब है कि कई बार पब्लिक अगर किसी पर्टिकुलर इशू से परेशान है, तो ऐसे में जो सटायर है, कॉमेडी है, तो वो उसके थ्रू उसको लगता है कि हाँ जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं करना चाह रहा था, इस बंदे ने कह दिया है। तो एक तरीके से वो सोसाइटी में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए भी जरूरी माना जाता है, ये भी कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं सेफ्टी वॉल ऑफ सोशल टेंशन। लेकिन नेगेटिव भी तो है, जैसे कई बार यही कॉमेडी, क्योंकि इसमें एग्जेजरेशन का इस्तेमाल होता है, तो कई सारे जो बायसेस हैं सोसाइटी में, वो जेंडर बेस्ड हो सकते हैं, कास्ट बेस्ड हो सकते हैं, रिलीजन बेस्ड हो सकते हैं, इकोनॉमिक बेस्ड हो सकते हैं। उन बायसेस को और ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है। जैसे कुछ तरह के जोक्स एक पर्टिकुलर जाति पर, एक पर्टिकुलर रीजन पर अगर बार बार करे जाएं, तो हमारी सोसाइटी में विश्वास बन जाता है कि हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये तो ऐसे ही हैं। कुछ याद आ रहा है किसी कॉमेडियन का नाम आपको? आप कमेंट में बता सकते हैं, जो पर्टिकुलर एक कास्ट बेस्ड एक्चुअली कॉमेडी करते हैं, राइट? और वो जो बायसेस हैं फिर वो और ज़्यादा प्रमोट हो जाते हैं सोसाइटी में कि हाँ यार ये वाला जो कास्ट वाले लोग हैं ये ऐसे ही होते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव वे में कर रहे हैं, वो तो फन के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में क्या कहा, एग्जेजरेशन होता है, तो ये बायसेस का फिर इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है। लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, राइट? जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडियन कम्युनिटीज़ पर कुछ मतलब इस तरीके से यू कैन से जो बायसेस हैं उसको अगर प्रमोट किया जाए, तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिन पे इमोशनल टर्मोइल भी होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, प्लस ऐसे ही जेंडर की आइडेंटिटीज भी बनाई जाती हैं, मतलब मैन मतलब ये, वेमेन मतलब ये। तो ऐसे में भी इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, बताऊंगा। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सारे अपडेट्स यहाँ पर आते हैं, कॉन्टेंट PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो आई टीच दिस ऑप्शनल, बेसिक से लेकर डेप्थ तक सब कुछ। ये कोड यूज करके यू कैन ज्वाइन इन द न्यू बैच। और अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस संपूर्ण बैच इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम 0 टू एंड, मतलब इंटरव्यू तक का एक बैच। न्यू बैच स्टार्ट हुआ है आज, उसमें ओरिएंटेशन था। यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन यूजिंग कोड त्यागी लाइव। नाउ कॉमेडिक सेटायर आपको नहीं लगता है गवर्नमेंट के फायदे का है? आप कहेंगे भाई वो गवर्नमेंट की कमियों को बता रहा है, तो गवर्नमेंट का क्या फायदा? अरे फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे कि एक स्कॉलर हुए, जैसे यूएस में एक फेमस स्पीच हुई थी, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, तो उसमें सिस्टम थियरी दी गई। तो उसमें कहा गया कि ऐसा करते हैं,
समझते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है, तो कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे काम करता है, इनपुट आता है लोगों के ओपिनियन, फिर उसके बेसिस पे गवर्नमेंट बनाती है कुछ लॉ, फिर गवर्नमेंट लेती है फीडबैक। किसी भी गवर्नमेंट को अगर लंबे समय तक चलना है, किसी भी सिस्टम को लंबे समय तक चलना है, तो उसके लिए दे नीड अ फीडबैक। और अगर गवर्नमेंट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व किस तरह की कॉमेडी पॉपुलर हो रही है, किस तरह के ओपिनियन शेप हो रहे हैं, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पिकअप कर लेना चाहिए कि अच्छा तो चलो हम इस पर कुछ करके दिखाते हैं। तो इससे एक्चुअली आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए वो जो एजेंडा है अब वो नेगेटिवली यूज ही नहीं हो सकता, आप तो उसको पॉजिटिव टूल बना लेंगे, राइट। तो ऐसे एक तो ये वाला फायदा होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि ये टर्मोइल भी क्रिएट कर देता है पॉलिटिकल सटायर। मैं तो रिवोल्यूशन की बात कर रहा था, इसके अलावा कितनी सारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट हैं वो इस वजह से होती है, कई पॉलिटिकल सटायर में कई इंफॉर्मेशन को ब्लेंड कर दिया जाता है और ये देश के लिए खतरा हो जाता है। एग्जाम्पल, आज का जो वॉर है वो केवल टेरिटोरियल नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ पता है साइबर सिक्योरिटी भी है, बायो टेररिज्म भी है, नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सिविल सोसाइटी के अंदर का वॉरफेयर। इसका मतलब यह है कि ब्लेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक जेन्युइन इमोशन, मतलब इमोशन, क्योंकि इमोशनल अपील और लॉजिकल अपील में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होती है वो इमोशनल अपील होती है, और उसके साथ साथ फिर आपकी लॉजिकल अपील। तो उसमें क्या करते हैं, लॉजिकल अपील में कुछ तो फैक्ट वाली चीज़ होती हैं और कुछ जो है बेसलेस चीज़ें होती हैं। उन बेसलेस चीज़ों को जोड़ दो, ब्लेंड कर दो, तो लोग क्या करते हैं, एक दो फैक्ट को देखते हैं, इमोशन को देखते हैं, और फिर पूरी ही जो व्याख्या है, पूरा जो एक्सप्लेनेशन है उसी को सच मान लेते हैं। और इसका फायदा केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन को, जो उसको फैलाना चाह रहा है, तो उनको भी हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो लोगों का जो विश्वास है वो गवर्नमेंट सिस्टम में कम हो जाता है, उससे एनार्की जैसी सिचुएशन आ सकती है, पॉलिटिकल टर्मोइल आ सकता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे मिडिल ईस्ट के एग्जांपल लें, मिडिल ईस्ट में आपने अरब स्प्रिंग देखा, तो कई लोगों ने कहा भाई ये तो मतलब ये जो अरब स्प्रिंग है ये एक तरीके से सदियों से चलती आ रही जो गुलामी है उसको ब्रेक कर देगा, डिक्टेटरशिप चली जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो एक्चुअली वेस्टर्न नेशंस ने इसको सपोर्ट किया कि ऐसे लोगों को भड़काओ, आइडियाज़ को प्रमोट करो। तो कुछ जगह वो अच्छा भी था, लेकिन कुछ जगह वो गड़बड़ भी तो रहा। फॉर एग्जाम्पल लीबिया, अब लीबिया आज तक टर्मोइल से निकल नहीं पाया, लेकिन खूब सटायर्स का इस्तेमाल किया गया, कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया कि कैसे ये डिक्टेटर है, ये विमेन बॉडीगार्ड्स को रखता है, और मतलब जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किया था, कहा कि जो नोबल क्लास है ये मोरली डिग्रेडेड है, ये अय्याश हैं, ऐसी चीज़ें। लेकिन वैसे ही आप मोहम्मद गद्दाफी के लिए कर रहे हैं, वैसे ही कुछ अदर जगह कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट पॉइंट है आपने केवल नेगेटिव दिखाया और एक स्ट्रांग जो मतलब जो सिस्टम बना हुआ था उसको आपने हटाया। लेकिन क्या अल्टरनेटिव के लिए वो देश तैयार था? अगर तैयार होता तो अभी तक वो सिविल रिबेलियन जैसी स्थिति में क्यों होता? तो इसी वजह से मतलब वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि एक्चुअली किस मतलब ये जो वेव चल रही है इसका फायदा किससे किसे हो रहा है। क्योंकि एक स्कॉलर है फूकू ये बात कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ पॉपुलर हो रही है ना, कोई भी ओपिनियन है, कोई भी नॉलेज है, तो उसमें कहीं ना कहीं पावर का कनेक्शन है। आप ये देखिए कि उसका फायदा किसको हो रहा है, उसके तह तक जाइए, उसमें समाज का क्या फायदा इसको एसेस करिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग यहां पर जरूरी है। तो गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि कहां पर आपको अटेंशन देने की जरूरत है। एक तरीके से इनफॉर्मल वे में आपको रेडीमेड स्ट्रक्चर बन गया अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रांग करने का। अब प्रेसिडेंट आइजनहोवर यूएसए में, उनका तो कहना था यार कॉमेडी तो बहुत अच्छा टूल है। अगर आपके खिलाफ कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं तो बेस्ट टूल है पॉलिटिशियन के लिए कि अपने ऊपर कॉमेडी कर लो। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि देखो अगर आप जा रहे हो कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड में कि उसने मेरे लिए ऐसा कहा कैसे, वो ये नहीं कर पाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा, तो आप छोटे हो रहे हो। आपकी जितनी बड़ी लड़ाई है ना, आप उससे बड़े नहीं हो सकते। तो आपको यू शुड चूज योर फाइट्स वाइजली। तो यहां पर आइजनहोवर की अगर पॉलिटिक्स को देखें और इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, तो जिनको समझना है, कनेक्ट करना है, वो समझें। तो उनको तो क्या करना चाहिए, उसको अपने ऊपर लेना चाहिए। मतलब दूसरा अगर आप पर कुछ कह रहा है, एग्जेजरेशन भी है, तो अपना लो उस बात को, फिर वो तुम्हारी ढाल नहीं होगी, तुम्हारा हथियार बन जाएगा। दैट्स हाउ साइकोलॉजी एंड कॉमेडी हियर इज कनेक्टेड। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्गर सेंस बन जाएगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। यार ये कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं हो रहा, ये तो उसको और मजाक में मजाक ले रहा है और अपने ऊपर ले रहा है। एंड सम पॉलिटिशियंस आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग दैट।
कई बार इलेक्शन के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं जी। क्या कह रहे हैं, नहीं समझे नहीं आप, समझे नहीं तो कुछ इशारा कर दिया जाए। जैसे कुछ जगह पर किसी के बैकग्राउंड पर कुछ 50 कसी गई कि भाई उनका प्रोफेशन ये था, चाय, चौकीदार एटसेट्रा। आपको नहीं लगता कि कुछ लोग एक्चुअली आइसनहोवर की पॉलिटिक्स का एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं? कुछ जगह मीम बनने लग गए, चाय चौकीदार, फिर उसको अपना लिया गया कि अब यही ढाल नहीं हथियार होगा, इसी से अब जो रण है वो जीता जाएगा। तो ऐसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं पॉलिटिशियन। मुझे लग रहा है समझ रहे होंगे आप, राइट? जैसे कैनेडी और रीगन की बात करें, एक के खिलाफ मोमेंटम था, उस समय सटायर लिखे जा रहे थे कॉमेडी की, इनके पास इतना वेल्थ है, एक के खिलाफ उनकी एज पर था, इन्होंने उसी को अपना लिया, उसी पर अपने आप खुद मजाक करने लग गए। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, फिर आपके पास रहा क्या, जो अपोनेंट है, क्योंकि उन्होंने तो खुद अपना लिया। तो अब ये तो बात होगी पॉलिटिक्स की। अल्टीमेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर हमें क्या समझ में आया, दैट वी शुड हैव बैलेंस अप्रोच। जरूरत भी है इसकी, नहीं तो कमियां नहीं सामने आएंगी, राइट? लेकिन बैलेंस अप्रोच भी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की भी बात करता है। अब बात ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन करे किस बेसिस पे, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल पढ़ाता हूं, तो उसमें एक फिलोसफर हैं जेएस मिल। जब उनको पढ़ते हैं तो जेएस मिल कहते हैं कि यार हार्म प्रिंसिपल का इस्तेमाल होना चाहिए। हार्म प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है? उनका कहना है कि कितने मतलब कितना दायरा है आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इस बात से तय हो कि भाई आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना बने। अगर दूसरे की जो लिबर्टी है, दूसरे की फ्रीडम को एक्सप्रेस कर्ब हो रही है, नुकसान हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो जनाब आप पर दायरा लगाना पड़ेगा। तो हार्म प्रिंसिपल, उसमें वो कहते हैं कि हर एक जो एक्शन होता है हमारा, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है कि आप कुछ एक्शन कर रहे हो, उससे आप पर ही फर्क पड़ रहा है, दूसरों पर फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा एक्शन है जो अदर्स रिगार्डिंग है, यानी कि उसका इंपैक्ट दूसरों पर पड़ रहा है, तो वहां तो देखो आपको लिमिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कहेगा कि भाई मेरा अधिकार का क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन, आप किसी की इमेज को ऐसे टार्निश कर दे जिससे उसके करियर पर बात हो जाए, आ जाए, फैमिली लाइफ पर बात आ जाए, और वो बात एक्चुअली फॉल्स हो, तो अल्टीमेटली हु शुड बियर द बर्डन? यू शुड बियर द बर्डन। यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल इन योर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ ऐसी बात कर सकते हैं क्या तो जो देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता के खिलाफ हो? नहीं, क्योंकि जब तक देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी प्रोटेक्टेड रहेगी तभी तक हम सब प्रोटेक्टेड हैं। तो इसी वजह से हमारा जो कानून है वो एक बैलेंस की बात करता है, लेकिन एक्चुअली यहां पर फिलोसफिकली, लीगली सब बातें कर लो, लेकिन फिर भी एक बड़ा वेगनेस है कि कौन तय करेगा कि कौन सा है वो दायरा, वो स्टेट तय करती है। और इसी वजह से फिर सवाल उठता है कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कितनी? तो एक्चुअली कई बार जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, मैंने क्या कहा, शासन हमेशा टेंशन में रहता है कि भाई ये वेव जो उठ रही है, ये छोटा सा हमें वेव दिख रहा है लेकिन बड़ा सुनामी ना बन जाए, तो वो कर्ब करना चाहता है। और वहीं पर फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डिबेट कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। जैसे एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A, अब उसका ऐसा यूज होता था कि किसी कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कॉमनवेल्थ जब स्कैम हुआ 2010 में, तो उसके बाद फिर उसकी 2010 में कॉमनवेल्थ थे, तो उसके बाद उसकी बारे में रिपोर्ट आने लग गई। तो एक कार्टूनिस्ट थे असीम त्रिवेदी, तो उन्होंने क्या करा, हमारे देश के नेशनल एम्बलम में जो लायंस है, लायंस की जगह कुछ पॉलिटिशियंस का चेहरा लगा दिया। अब उन पुलिस एक्शन हो गया कि ये क्या कर रहा है तुम, नेशनल एम्बलम का डिसरेस्पेक्ट है। बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट है, क्यों? नेशनल ऑनर्स एक्ट के खिलाफ है भाई, एम्बलम के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उनका कहना था कि एक्चुअली ये जो पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने मिसयूज किया है पावर को, करप्शन के लिए, ह्यूज करप्शन हुआ है, और पब्लिक का पैसा वहां पर जाया जा रहा है, आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, देश नीचे जा रहा है। तो जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक ये जागेंगे कैसे, तब तक ये रेस्पॉन्सिबल कैसे बनेंगे? अकाउंटेबिलिटी तो लोगों को ही माननी होगी, और लोगों की पॉपुलर मतलब ओपिनियन कब बनेंगे? जब कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्रिएटिविटी होगी। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो ऐसे में आईटी एक्ट का सेक्शन 66A लगा, प्लस इसके अलावा भी कितनी बार लगा, कितनी बार तो किसी आपके स्टेट के पॉपुलर पॉलिटिशियन के खिलाफ आप कुछ बोल देते थे, सोशल मीडिया पर लिख देते थे, घर पे नॉक हो जाती थी कि चलो आओ तुम्हें सिखाएंगे कुछ,
कुछ सोशल मीडिया पे लिखना बताएंगे, क्योंकि तुमने जो पोस्ट करी है उससे पब्लिक में एक्चुअली न्यूसेंस हो रही है, इनस्टेबिलिटी हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। पब्लिक ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब होगा कौन बताएगा, वो फिर गवर्नमेंट बताएगी, और वहाँ पर मिसयूज होने लगा। हालांकि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर इस वाले पार्ट को बैलेंस करने के लिए आती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा श्रेया सिंघल केस में कि भाई IT एक्ट का 66 ये जो सेक्शन है उसका तो मिसयूज हो रहा है, इसका यूज नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आती है। अब यूएस में भी हम देख रहे हैं ये, राइट। यूएस में वो गाजा को लेकर कहा कि जिसने इसके खिलाफ बोला है इजराइल के खिलाफ उन सबको डिपोर्ट कर देंगे। तो जो इंडिया में अभी ये चल रहा है वैसा यूएस में भी चल रहा है। जेएसमिल के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा था। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि यस देयर शुड बी अ बैलेंस, और बैलेंस की कुछ टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि हाँ पॉजिटिव क्या है, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स बढ़ता है, गवर्नमेंट पर अकाउंटेबिलिटी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में डेवलप होती है, लोग सोचने को मजबूर होते हैं, यार हाँ इस तरीके से तो नहीं सोचा है ना। सोसाइटी में इनोवेशन भी होता है इस तरीके से, कुछ नए आइडियाज आते हैं, कुछ नए तरीके आते हैं। क्योंकि अगर जिस समय राजा का तंत्र चलता था, राजा का ही शासन चलता रहता था, उस समय कोई अगर राजा के खिलाफ खड़ा होकर लोकतंत्र की बात ना करता, डेमोक्रेसी की बात ना करता, तो शायद आप और हम इस तरीके से जो बातचीत कर पाते हैं खुले तौर पर, आप किसी परिवार में पैदा हों लेकिन आप सपना देख सकते हैं कि आप भी सरकार चला सकते हैं, वो ना हो पाता। तो किसी ने तो क्रिटिकल रीजनिंग करी ना, नई सोसाइटल इनोवेशन हुआ ना कि किस तरीके से हमें गवर्नमेंट को चलाना है, कुछ नया भी हो सकता है, तो उसमें फायदा भी है भाई। लेकिन नेगेटिव क्या है भाई, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है, मैंने आपको बताया ब्लेंडिंग टेक्निक है ना, डिस्ट्रस्ट फैलाया जा सकता है, लोगों का विश्वास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कम हो सकता है। अगर लोगों का विश्वास पुलिस में, जुडिशरी में कम हुआ तो भाई देश में मतलब स्थिति खराब हो जाएगी। सोशल ट्रस्ट गड़बड़ होता है क्योंकि आप बायसेस को भी फैला सकते हैं,